हेलो दोस्तों, सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन वायर एलएमपी में। आज हम लोग सीटेट के सीडीपी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। ये प्रश्न आपके यूपी टेट, सीटेट और अदर टीचर्स एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती हैं और इसे शिक्षक द्वारा के रूप में देखा जाना चाहिए। समस्या, संसाधन, बाधा, परेशानी। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती हैं, यानी कि वहाँ कक्षा में बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। उस क्लास को बहुभाषी कक्षा कहते हैं। तो उसको एक शिक्षक किस रूप में देखता है? तो यदि एक शिक्षक बाल मनोविज्ञान का ज्ञाता है तो वो संसाधन के रूप में उनको देखेगा। यहाँ ऑप्शन बी सही हो जाएगा, क्योंकि अलग अलग उसका शब्दकोश तैयार होगा, अलग अलग जो चीज़ें हैं बच्चों से निकल कर आएंगी तो वो उसके लिए एक संसाधन का काम करेंगी, यानी ऑप्शन बी सही होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। 2, शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियाँ और त्रुटियाँ। तो ये क्या हैं? ऑप्शन ए, शिक्षक और शिक्षार्थियों की असफलता के सूचक हैं। इनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखना। कठोरता से निपटाई जानी चाहिए। बच्चों को कमज़ोर अथवा उत्कृष्ट चिन्हित करने के अच्छे अवसर हैं। तो शिक्षार्थियों के द्वारा जो गलतियां या त्रुटियां की जाती हैं, इसको क्या मानना चाहिए? तो इसका सबसे सही ऑप्शन है, इनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखना चाहिए। यानी अगर बच्चे गलतियां कर रहे हैं तो उसको हमें क्या देखना चाहिए कि वो बालक का चिंतन किस प्रकार का है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 3, के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। यहाँ कह रहा है किसके विचार के अनुसार बच्चे जो हैं सक्रिय ज्ञान के निर्माता हैं और वे उन्हें नन्हे वैज्ञानिक मानता है। तो किसके अनुसार है? पावलोव, युंग, पियाजे, स्किनर। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाता है ऑप्शन सी, पियाजे। पियाजे जो हैं वो बच्चों को नन्हे वैज्ञानिक और सक्रिय ज्ञान के निर्माता मानते हैं। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को दिया है। संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में इन्होंने 4 जो स्टेजेस बताई हैं, यानी 4 विकास की अवस्थाओं का प्रतिपादन किया है। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है। यहाँ पूछ रहा है कि बाल केंद्रित जो शिक्षा शास्त्र है इसका क्या अर्थ है। बच्चों को शिक्षक का अनुगमन और अनुकरण करने के लिए कहना, बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना, बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना, बच्चों को नैतिक शिक्षा देना। तो बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र जो है इसका अर्थ क्या है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाता है बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। यानी बच्चा जो अभिव्यक्त करना चाहता है, जो कहना चाहता है, उसका अवसर प्रदान करना, बच्चे को हर एक एक्टिविटी में भागीदार कराना, यही बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ है। ऑप्शन बी सही होता है। अगला देखते हैं। जटिल परिस्थितियों को संशोधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता कर सकता है। यानी जटिल परिस्थितियों को संशोधित करने में शिक्षक जो है वो बच्चों की किस प्रकार सहायता कर सकता है। ऑप्शन है, कोई भी सहायता ना देकर, जिससे बच्चे अपने आप निर्वाह करना सीखें, उस पर एक भाषण देकर, कार्य को छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश लिखकर, प्रतियोगिता को बढ़ावा देकर और सबसे पहले कार्य करने वाले बच्चे को पुरस्कार देकर। तो इसका आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कार्य जो अगर जटिल है तो उसको छोटे हिस्सों में बांट दें और निर्देश दे दें, जिससे कि बच्चा स्वयं करके सीखे। लर्निंग बाय डूइंग का कॉन्सेप्ट उसके अंदर आ जाए जो होता है वो सबसे बेटर होता है। जब बच्चे खुद करके चीज़ों को सीखते हैं या समस्याओं का हल निकालते हैं तो उससे उनका जो ज्ञान होता है वो स्थायी हो जाता है। इसलिए कोई भी अगर जटिल परिस्थिति है तो उसको क्या करना चाहिए? छोटे छोटे हिस्सों में बांट देना चाहिए अध्यापक के द्वारा, और फिर बच्चे जो है स्वयं उसका हल निकालें। इसलिए ऑप्शन सी जो है यहाँ पे राइट आंसर होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। शिक्षार्थियों से यह अपेक्षा करना कि वे ज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत कर दें जिस रूप में उन्होंने उसे ग्रहण किया है, एक प्रभावी आकलन युक्ति है, समस्यात्मक है क्योंकि व्यक्ति अनुभवों की व्याख्या करते
हैं और ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित नहीं करते। सी ऑप्शन है अच्छा है क्योंकि यह शिक्षक के लिए आकलन में सरल है। ऑप्शन डी है अच्छा है क्योंकि जो भी हमारे मन में है हम उसे रिकॉर्ड करने लगते हैं। तो इसका पहले प्रश्न को अच्छे से समझ लेते हैं। क्या कह रहा है कि शिक्षार्थी से यह अपेक्षा करना कि वे ज्ञान के उसी रूप को प्रस्तुत कर दें जिस रूप में उन्होंने ग्रहण किया, यानी जैसा उन्होंने ग्रहण किया है वैसा ही वो प्रस्तुत कर दें। तो ये क्या होगा, ये समस्यात्मक है क्योंकि व्यक्ति अनुभवों की व्याख्या ज्यों के त्यों नहीं कर सकता है। उसको प्रकट तो कर देगा लेकिन उसके शब्दों में या उसके कहने में या उन चीज़ों को प्रस्तुत करने में थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, तरीका अलग होगा। तो ये एक समस्या हो सकती है, ज्यों का त्यों नहीं प्रेजेंट कर सकते हैं लेकिन उसको प्रेजेंट कर सकते हैं अपने तरीके के द्वारा। तो इसका बी ऑप्शन सही होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तब उनके सीखने का वक्र ऑप्शन ए है स्थिर रहता है, ऑप्शन बी है अवनत होता है, ऑप्शन सी है समान होता है और ऑप्शन डी है बेहतर होता है। तो जब शिक्षार्थियों को किसी समूह में किसी समस्या पे चर्चा करने के लिए अवसर दिया जाता है तो बच्चे क्रियाएं करते हैं और क्रियाएं करने से क्या होगा, जो सीखने का वक्र है वो बेहतर होगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है किंतु यह एक नमूने का अनुगमन करती है। अव्यवस्थित, अप्रत्याशित, क्रमबद्ध और व्यवस्थित और एड़ी से चोटी की ओर। तो यहाँ कह रहा है विकास की गति क्या है, हर व्यक्ति में भिन्न होती है। विकास अलग अलग गति से होता है लेकिन ये एक फार्मूला या एक जो है सिद्धांत उसका अनुगमन करता है। तो कौन सा सिद्धांत अनुगमन करता है विकास? अव्यवस्थित, अप्रत्याशित, क्रमबद्ध और व्यवस्थित या एड़ी से चोटी की ओर। तो इसका आपका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन सी, क्रमबद्ध और व्यवस्थित नमूने पे आधारित है विकास। विकास जो है इसी सिद्धांत को फॉलो करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है? ऑप्शन ए सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करता है। ऑप्शन बी है विकास एक आयामी है। ऑप्शन सी है विकास जन्म के प्रारंभ होने से होता है और समाप्त तक चलता है। और ऑप्शन डी है विकास पृथक है। तो अगर बात करें विकास के लिए निम्नलिखित में कौन एक उचित है, तो यहाँ आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ए, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसा व्यक्ति का सामाजिक स्तर होगा, जैसा उसका सांस्कृतिक स्तर होगा, उसी के अनुसार उस व्यक्ति के विकास में गति आएगी। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? जन्मजात विशेषताओं के कारण, वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण, प्रत्येक व्यक्ति को उनके माता पिता से जीनों का भिन्न समुच्चय प्राप्त होने के कारण, वातावरण के प्रभाव के कारण। तो यहाँ कह रहा है कि व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न क्यों होते हैं, तो यहाँ ऑप्शन बी सही होता है। वंशानुक्रम और वातावरण के बीच जो अन्योन्य क्रिया होती है तो हर व्यक्ति की अलग अलग होती है, इसलिए उनमें क्या होता है, भिन्नता पाई जाती है। ऑप्शन बी सही होता है। अगला प्रश्न। बच्चे के सामाजिकरण में परिवार भूमिका निभाता है। रोमांचकारी, मुख्य, गौड़, कम महत्वपूर्ण। तो यहाँ अगर बात करें कि बच्चे का सामाजिकरण में परिवार कैसी भूमिका निभाता है, तो ये मुख्य भूमिका निभाता है। बच्चे का परिवार ही उसका प्राथमिक क्या होता है, सामाजिकरण की इकाई होता है। बच्चा समाज में संबंध, इन सारे चीज़ों के बारे में परिवार से सीखता है, इसलिए सामाजिकरण में जो परिवार की भूमिका होगी वो मुख्य भूमिका होगी। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है? औपचारिक संक्रियात्मक बच्चा, अनुकरण प्रारंभ, कल्पनापरक खेल। ऑप्शन बी है शैशवावस्था, तर्क का अनुप्रयोग और अनुमान लगाने में सक्षम। ऑप्शन सी है पूर्व संक्रियात्मक बच्चा, निगमनात्मक विचार। और ऑप्शन डी है मूर्त संक्रियात्मक बच्चा, संधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य। तो अगर बात करें यहाँ कौन सा जोड़ा, यहाँ जीन पियाजे की जो 4 स्टेज दी गई थी उनसे रिलेटेड
इसमें कुछ गुण बताए गए हैं कि इस स्टेज में बच्चों के अंदर क्या ये हो सकते हैं। तो अगर बात करें औपचारिक संक्रियात्मक बच्चा, तो यहाँ कह रहा अनुकरण और कल्पना परक, तो ये गलत होता है क्योंकि औपचारिक संक्रियात्मक 11 वर्ष के बाद की होती है। तो बच्चा अनुकरण नहीं करता है, वहाँ अनुकरण नहीं, वो स्वयं से तर्क प्रस्तुत करने लगता है। बात करें अगर ऑप्शन बी की शैशवावस्था में, तो यहाँ दे दिया तर्क और अनुप्रयोग, तो क्या शैशवावस्था में संभव है? तो ये भी नहीं संभव है। अगला बात करें सी की पूर्व संक्रियात्मक बच्चा, तो यहाँ दे दिया निगमनात्मक, यानी पहले नियम से उदाहरण की ओर, तो ये भी गलत है। यहाँ पे क्या होगा, तर्कपूर्ण चिंतन स्टार्ट कर देता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा। लेकिन यहाँ जो आपका डी ऑप्शन दिया है मूर्त संक्रियात्मक बच्चा, तो ये क्या करने लगता है, संधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य हो जाता है, यानी वो चीज़ों को एक क्रम में लगाने लगता है। अगर उसके वर्गीकरण करने के लिए दे दिया जाए तो वर्गीकरण का गुण उसके अंदर आ जाता है। तो यहाँ ऑप्शन डी सही होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। एक बच्ची कहती है धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, वह की समझ को प्रदर्शित करती है। वह किसकी समझ को प्रदर्शित करती है? अहम केंद्रित चिंतन को, कार्य कारण को, विपर्य चिंतन को, प्रतीकात्मक विचार को। तो यहाँ आपका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, बी, कार्य कारण चिंतन को जो है प्रदर्शित करती है। अगला प्रश्न, पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से में भिन्न होता है बजाय के। अब यहाँ भरना है कि दो शब्द भरने हैं। पियाजे के अनुसार बच्चे का चिंतन आकार मूर्तिपरक, यानी कि वयस्कों से आकार में भिन्न होता है बजाय मूर्तिपरक के। ऑप्शन बी है प्रकार में भिन्न होता है। ऑप्शन सी है यानी प्रकार, ये दोनों जगह भरा जाएगा, प्रकार में भिन्न होता है बजाय प्रकार के। ऑप्शन सी है आकार में भिन्न होता है किस्म बजाय किस्म के। और ऑप्शन डी है मात्रा में भिन्न होता है बजाय प्रकार के। तो इसका आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा ये मात्रा में भिन्न होता है बजाय प्रकार के। अगला देखते हैं प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है? शिक्षार्थियों को प्रेरित करने वाले भाषण देना, प्रश्न पूछने को बढ़ावा दिए बिना स्पष्टीकरण देना, मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार के उपहार देना, अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना। तो यहाँ पूछ रहा है कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है। तो इसका आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, प्रश्न पूछने को बढ़ावा देना और बिना स्पष्टीकरण देना। ये आपका क्या होगा, एक सहायता होगी। उपहार जो है ये भी नहीं, शिक्षार्थियों को प्रेरित करने वाले भाषण से भी इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अनुबोधन और संकेतन देने वाले नाजुक स्थितियों में प्रश्न पूछना, तो इससे भी जो है सहायता का ये उदाहरण नहीं है। सबसे अच्छा है कि प्रश्न पूछने को बढ़ावा देना। तो बी ऑप्शन सही हो गया इसका। अगला प्रश्न देखते हैं। कोहल वर्ग ने प्रस्तुत किए शारीरिक विकास के चरण, संवेगात्मक विकास के चरण, नैतिक विकास के चरण और संज्ञानात्मक विकास के चरण। तो कोहल वर्ग के द्वारा नैतिक विकास के सिद्धांत को प्रस्तुत किया गया था, तो इसलिए इन्होंने नैतिक विकास के चरणों को प्रस्तुत किया। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित कर रही है? ऑप्शन ए है एक कक्षा जिसमें पाठ्यपुस्तक एकमात्र संसाधन होता है जिसका संदर्भ शिक्षिका देती है। ऑप्शन बी, एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूह में बैठे हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है। ऑप्शन सी है एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी का व्यवहार शिक्षिका द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार और दंड संचालित होता है। और ऑप्शन डी है एक कक्षा जिसमें शिक्षिका नोट लिखा देती है और शिक्षार्थी से याद करने के लिए कहती है। तो अगर बात करें, यहाँ कह रहा बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को कौन प्रदर्शित कर रहा है, तो अगर यहाँ बात करें एक कक्षा में जिसमें पाठ्यपुस्तक एकमात्र संसाधन, तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। ये बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता, एकमात्र संसाधन सीमित अगर कहीं पर भी कर दे तो वो बिल्कुल निगलेक्ट हो जाता है। केवल पुस्तकों के माध्यम से ही बालक थोड़ी सीखते हैं, कई सारी सह शिक्षण क्रियाएं कराई जाती हैं, उसके माध्यम से सीखते हैं। तो मात्र पाठ्य पुस्तक की बात करता तो ये गलत हो जाएगा। अगला है एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूह में बैठे हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है। तो यहाँ जो है ये
समूह में बैठे हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है, तो ये थोड़ा सही है। लेकिन अगर बात करें सी ऑप्शन की, एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी का व्यवहार शिक्षिका द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार और दंड से संचालित होता है, तो ये बाल केंद्रित शिक्षा जो है उसका सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अगर जैसा शिक्षिका उसको पुरस्कार देगी तो उसके अकॉर्डिंग शिक्षार्थी का व्यवहार जो है संचालित होगा, अगर उसको दंड देगी तो दंड द्वारा संचालित होगा। तो ये बाल केंद्रित शिक्षा का एक अच्छा उदाहरण है। और अगर केवल नोट लिखा देती है और याद करने पे फोकस देती है, तो याद करने पे कहीं पर भी फोकस करने की बात करेगा तो वो आपका ऑप्शन एकदम रॉन्ग हो जाएगा। बाल केंद्रित शिक्षा जो है या प्रगतिशाली शिक्षा की वो विशेषता बिल्कुल निगलेक्ट करता है, तो यहाँ ऑप्शन सी सही हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, बुद्धि है। ऑप्शन ए है एक अकेला और जातीय विचार। ऑप्शन बी है दूसरों के अनुकरण करने की योग्यता। ऑप्शन सी है एक विशिष्ट योग्यता और ऑप्शन डी है सामर्थ्यों का एक समुच्चय। तो अगर बात करें बुद्धि है तो इसका आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सामर्थ्यों का एक समुच्चय है बुद्धि। बुद्धि जो है उसके अंदर क्या है, सामर्थ्य जितनी भी हैं वो कई सामर्थ्यों का समुच्चय। अगर बात करें हार्वर्ड गार्डनर की, तो उन्होंने बताया बुद्धि जो है वो 8 प्रकार की होती है। इसमें वर्बल, नॉन वर्बल, मैथमेटिकल और नेचुरल, इस तरीके से 8 प्रकार की बुद्धि बताई। तो एक तरीके से वो क्या हो गया, कई सेट का समुच्चय हो गया बुद्धि। ऑप्शन डी सही होता है। अगला देखते हैं, भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन काल है। महत्वपूर्ण, अति संवेदनशील, निरपेक्ष, कम महत्वपूर्ण। अमहत्वपूर्ण, अति संवेदनशील, निरपेक्ष और कम महत्वपूर्ण। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन का जो काल है वो आपका सही हो जाएगा, अति संवेदनशील होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, एक शिक्षिका सह शिक्षिका कक्षा में लड़कों से शिक्षक यह कहते हुए लड़के बनो, लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो, यह टिप्पणी है। एक सह शिक्षा है जिसमें लड़के और लड़कियां दोनों हैं, उसमें क्या कहता है शिक्षक कि लड़के बनो और लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो। तो यह टिप्पणी क्या हो सकती है? लड़के लड़कियों के व्यवहार का एक अच्छा उदाहरण है। लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िवादी धारणा प्रकट करना, लड़कियों पर लड़कों की जीव वैज्ञानिक महत्ता को उजागर करना, जातीय भेदभाव का परिचायक है। तो अगर बात करें लड़के अगर लड़कियों में शिक्षक अंतर कर रहा है तो ऑप्शन बी यहाँ सबसे सही होगा, लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िवादी धारणा को प्रकट करना है। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने CDP के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया। कॉन्सेप्ट बेस्ड सारे प्रश्न थे। तो ऐसे ही प्रश्नों को पाने के लिए आप अपने एजुकेशन वायर LMP चैनल पे बने रहिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला आपको मिलती रहेगी। तो अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए वीडियो को और सब्सक्राइब करते रहिए। अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।